नमस्कार। महज 84 घंटे रह गए हैं और यकीन मानिए बिहार के चुनाव अप्रत्याशित रहे हैं। हालांकि अभी एक और अहम चरण बाकी है, मगर हम अप्रत्याशित इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि दांव पर क्या क्या लगा हुआ है। अप्रत्याशित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह की कड़वाहट हमने इन चुनावों में देखी वो अप्रत्याशित मानी जाएगी। ये कड़वाहट लालू प्रसाद यादव के लहजे में दिखी जब उन्होंने इस लड़ाई को अगड़े बनाम पिछड़ा बता दिया। ये कड़वाहट हमने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लहजे में देखी जब उन्होंने ये कह दिया कि जश्न पाकिस्तान में मनेगा अगर नीतीश लालू जीतते हैं। और फिर बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर सांसद तमाम जिस तरह का तलखी हमने उनके लहजे में देखी। सवाल ये कि ये न सिर्फ राज्य बल्कि देश को कहां ले जाएगा। और 84 घंटे पहले क्या बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में बना हुआ है कि जीतने कौन वाला है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से हमारे साथ केसी त्यागी साहब हैं और बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। आप दोनों का स्वागत है। मगर इस बहस का रुख करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे और सरकार का काम न करके संघ का प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उस लालू यादव से हाथ मिला लिया जिसने मिथिला को अपमानित किया, मैथिली को अपमानित करने का काम किया। कुछ ही घंटे बाकी हैं जब बिहार के 9 जिलों की जनता बिहार के अगले मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बची हुई 57 सीटों पर ईवीएम का बटन दबाएगी। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिले में कल वोटिंग है। आखिरी चरण के लिए कोसी, सीमांचल के इलाकों में प्रचार तो थम चुका है, लेकिन वोटरों को अपने पाले में खींचने की कोशिशें अंतिम वक्त तक जारी हैं। जिन इलाकों में चुनाव होना है वहां के अखबारों में बीजेपी ने इस विज्ञापन के जरिए नीतीश कुमार पर आखिरी हमला बोला है। विज्ञापन में बीजेपी ने लालू प्रसाद, रघुवंश प्रसाद और सिद्धारमैया के बीफ वाले बयान का हवाला देकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। विज्ञापन में बीफ, गाय, बकरा और ऋषि मुनि को अलग रंग से चिन्हित किया गया है। इस विज्ञापन के बहाने विपक्ष ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। महागठबंधन ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत कर दी है। बीजेपी ये चुनाव बुरी तरह से हार रही है क्योंकि वही पार्टी जो चुनाव हार चुकी है वो ऐसे घटिया पैंतरे और हथकंडों का इस्तेमाल करेगी जहां में समाज में ध्रुवीकरण हो, समाज में घृणा हो, समाज में हिंसा हो। पिछले 4 चरणों में 186 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। करीब 1.5 महीने के चुनाव प्रचार में नेताओं के बीच डीएनए और गोमांस से लेकर नरभक्षी और ब्रह्म पिशाच तक पर जमकर बयानबाजी हुई तो रैलियों का रेला भी खूब नजर आया। सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर बिहार में 2400 रैलियां की, जिसमें 900 रैलियां अकेले बीजेपी की ओर से की गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की 30, सुशील मोदी की 190 रैली और रोड शो शामिल है। लेकिन लालू प्रसाद ने रैलियों के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में लालू यादव ने अकेले 242 रैलियां की, जबकि नीतीश कुमार 220 रैलियों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। डॉक्टर साहब मना करते थे कि थोड़ा कम घूमो। हम कहा कि हम फिट हैं। जब हमारी जनता फिट है तो वही हमारा मेडिसिन है। कोई हमको कहीं तकलीफ नहीं हुआ। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे अभी से करने लगे हैं, लेकिन जीत या हार दोनों गठबंधनों के लिए बहुत कुछ बदल सकती है। अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल होता है तो मोदी सरकार विकास के लिए जरूरी आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ेगी। चुनाव जीतने के बाद मोदी का कद और बढ़ेगा। आगे पश्चिम बंगाल में उत्साह और यूपी के चुनाव में बीजेपी मजबूती से उतरेगी। लालू से दोस्ती के बाद नीतीश के लिए भी ये चुनाव बड़ी परीक्षा है। ऐसे में अगर महागठबंधन जीता तो नीतीश के सुशासन पर मुहर लगेगी। लालू की बिहार में वापसी होगी। यूपी में अखिलेश और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हौसला बढ़ेगा। लेकिन बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस गठबंधन की जीत होगी, इसका फैसला इस रविवार को हो जाएगा। तो चलिए, सुधांशु जी और केसी त्यागी साहब मेरे साथ हैं। दोनों में से आप में से कोई भी हार का दावा तो नहीं कर रहा होगा,
मगर एक सवाल जिसका मैं 15 सेकंड में आप दोनों से जवाब चाहूंगा। सबसे पहले सुधांशु जी, आप बताइए कितनी सीटों की उम्मीद है और बड़ा फैक्टर क्या है आपकी जीत का? देखिए, हमारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। 2/3 सीटें एनडीए को प्राप्त होंगी। फैक्टर एक ही है, बिहार को इस अशिक्षा पिछड़ेपन के भंवर से निकालकर विकास और सुशासन के उस स्थान पे जाके बैठाना जो बिहार का इतिहास भी था और मुस्तकबिल भी होगा। ठीक है, त्यागी साहब आप बताइए 15 सेकंड में क्या कितनी सीटें और जीत का बड़ा कारण? जीत के बड़े कारण से शुरू करता हूं। महागठबंधन की एकता और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक किए गए कार्य विकास के मामले में और कम से कम 3/4 का बहुमत महागठबंधन के साथ। चलिए अब बहस का आगाज करते हैं। पहले सबसे पहले सुधांशु जी, मेरे ख्याल से इसमें दो राय नहीं है कि इस माहौल में लालू प्रसाद यादव ने इससे अगड़ा बनाम पिछड़ा बताकर कहीं ना कहीं माहौल को उग्र किया था और फिर मोहन भागवत साहब का बयान भी आया, मगर आते आते इतनी ज्यादा तलखी बीजेपी के तेवर में दिखाई दी। आज भी जिस तरह से आपका विज्ञापन आया है, जिस पर पाबंदी भी लग गई है, मेरे ख्याल से अरुण शौरी साहब की वो बात तो चरितार्थ साबित हो रही है ना सुधांशु जी, कि बीजेपी अब कांग्रेस प्लस काऊ हो गई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने जो कुछ किया है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात करना, ये तो हमेशा से करते आए, कुछ नया तो किया नहीं है। मगर अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं, ये बिहार को पिछड़ा रखने या बिहार को अगड़ी पंक्ति में खड़े करने की लड़ाई है। जहां तक आपने गाय का विषय उठाया, तो मैं भी ये विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इस विषय को बिहार के चुनावी विमर्श में कौन लाया? लालू प्रसाद यादव जी ने पहले खामखा में बयान दिया, गाय का मांस ये खाता है, हिंदू भी खाता है। फिर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बयान दिया। तो बिहार के संदर्भ में अनावश्यक रूप से गाय को विषय आप लाते हैं, हम जवाब भी देते हैं तो हम गुनहगार हैं। यह तो उचित नहीं है। सिर्फ जवाब दे रहे थे केसी त्यागी साहब, सिर्फ जवाब दे रहे थे बीजेपी, क्योंकि सही बात तो यह है कि पहला पत्थर तो लालू प्रसाद यादव ने फेंका था जब इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बना दिया था इस लड़ाई को। अब बीजेपी भी जाहिर सी बात है सियासत कर रही है। कोई जिसे कहते हैं कि कोई भलाई का काम तो है नहीं, सियासत है। अभी सार जी, मुजफ्फरपुर की रैली में देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य कि अब ये बनिया बामनों की पार्टी नहीं, मैं हूं इसका पिछड़ा नेता, अब ये पिछड़ों की पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, भगवान कृष्ण यादव थे और यदुवंशियों, लालू यादव ने आपके वंश को बदनाम किया है, इसलिए आपको उसका बदला लेना है। नंबर 3, नालंदा की सभा में जाकर के ये कहना कि मैं महापिछड़ा हूं, इसलिए मैं हजम नहीं हो रहा हूं, इसलिए मुझको वोट दो। और सबके ऊपर मोहन भागवत जी का बयान कि जो संवैधानिक आरक्षण पिछड़ों और दलितों को मिला है उसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा भी संसद नहीं करेगी जी, संसद से बाहर के लोग करेंगे। तो हम आपसे छिपाना नहीं चाहते अभिसार जी कि हमारी पार्टी जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस आरक्षण की समर्थक पार्टी है, जो संविधान में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है जी, और उसके लिए लालू जी भी और हम भी जान लगाएंगे, लेकिन गरीब लोगों का ये अधिकार छीनने नहीं देंगे, ये कहकर के हमने चुनाव लड़ा है। ठीक है सुधांशु जी, आप जानते हैं 90 के दशक में, मुझे याद है, या 80 के उत्तरार्ध में, जब बीजेपी परवान चढ़ रही थी, धीरे धीरे सफल हो रही थी, जब आपको 90 के उत्तरार्ध में आके 180 सीटें मिल गई थी, तो मुझे याद है कांग्रेस अक्सर कहती थी, आपको कम्युनल बताती थी और कहीं ना कहीं तौहीन करती थी उन लाखों करोड़ों लोगों की जिन्होंने आपको वोट दिया। मगर जानते हैं सुधांशु जी, आप एक कदम और आगे बढ़ गए। आपने जो लोग नीतीश और लालू का समर्थन कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान परस्त बता दिया, एक तरह से यह कह के कि वहां पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं, यह सियासत का कैसा संवाद है सुधांशु? देखिए,
बिहार के संदर्भ में जो लालू प्रसाद यादव जी मोदी जी के बारे में कह रहे हैं तो बड़ा ही दुखद है। लालू प्रसाद यादव जी अपने को पिछड़ा कहें और उनको पिछड़े को लेकर किसी ने अपमानित लांछित नहीं किया तो सही है। मोदी जी कह दें जिनको क्या क्या नहीं कहा गया, चाय वाला, गंगू तेली, लहू पुरुष, यमराज, जाने क्या क्या कहा गया, उसके बाद अगर उनके मुंह से आ भी निकल जाए तो साहब तो बड़े बुरे हो गए, बड़े गलत हो गए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित करके नेतृत्व दिया है। नहीं लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद नेता बने। मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी था, प्रधानमंत्री बनने से पहले मेरा सवाल आपसे बहुत सरल था कि आप भी वही रणनीति अपना रहे हैं जो 80 और 90 के दशक में कांग्रेस की आपके खिलाफ थी। अब आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं कि भैया जो हमें वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान परस्त है। तो सियासत का कौन सा संवाद आप बिहार के चुनावों के जरिए दे रहे हैं सुधांशु जी? अभिसार जी, यदि अमित शाह जी ने यह बोला कि यहां परिणाम आए तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो भाई उन्होंने तो नहीं कहा कि कोई इसको पाकिस्तान से जोड़ लो। ये कौन है जो खामखा अपने को पाकिस्तान से जोड़ लेता है? नहीं नहीं सुधांशु जी, मैं जवाब वही तो तो मुझे आपसे कह उनसे रहा हूं। चाहिए ना। सुधांशु जी एक मेरे सवाल मैं का वही जवाब प्रश्न दीजिए। पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे एक सवाल का आप जवाब ये वही दीजिए। है, सुनिए। हाँ। अभिसार जी, ये वही है जो याकूब मेनन के साथ अपने को जोड़ते हैं, जो अफजल गुरु के साथ अपने को जोड़ते हैं, जो बटाला हाउस इनकाउंटर के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये वही है जो यासीन भटकल के साथ अपने अच्छा, को एक बात जोड़ते हैं। बताइए, वो अगर लोग अपने लालू को और जोड़ने नीतीश लगे। जीते, हमने किसी का नाम अगर लालू, बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, मुझे त्यागी साहब के पास, अगर लालू और नीतीश जीते तो उनके समर्थक जश्न मनाएंगे, तो क्या आप कह रहे हैं कि उन समर्थकों और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं है? हमने ये नहीं कहा, मगर जो लोग ठीक है, ये बयान दिए हैं, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है कि संसद के ऊपर हमला करने वाले अफजल गुरु की क्षमा याचना जिन्होंने की है, यासीन भटकल को गिरफ्तार करने से जिन्होंने बचने की बात कही, ठीक है, इशरत को बिहार की बेटी कहने की बात कही, ठीक है, उनसे पूछिए ना। चलिए त्यागी साहब, क्यों त्यागी साहब, क्या हिंदी क्या शब्दशः मत लीजिएगा, है? चोर की दाढ़ी में तिनका, शब्दशः मत लीजिएगा, अर्थ में लीजिएगा, वो लागू हो रही है यहां। ठीक है त्यागी साहब, क्या ये माना जाए कि एक डर है अब नीतीश और लालू के जहन में, क्योंकि अगर पोलराइज हो गया चुनाव, अगर पोलराइज हो गया चुनाव, दो फाड़ हो गया चुनाव, तो संभवतः जाति की तमाम समीकरण बिखर जाएंगे? त्यागी साहब, देखिए, चुनाव तो वहां पे अभी सार जी शुरू होते ही पोलराइज्ड हो गया था। नीतीश कुमार या नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार का रोल मॉडल चाहिए बिहार को कि नहीं चाहिए, ये तो पहले दिन, और ये रेफरेंडम था। जैसे मोदी जी के लिए लोकसभा चुनाव में रेफरेंडम था कि मोदी जी चाहिए कि नहीं चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए था, केजरीवाल जी यस या केजरीवाल जी नो। तो ये जो बाद के जो मुद्दे उठे, मैं बहुत नम्रता के साथ अपने मित्र से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र भी रहेगा, दल भी रहेंगे, हम और आप भी रहेंगे। गिरिराज सिंह जी ने बयान दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में कि जो वोट नहीं देगा हमें, उसे हम पाकिस्तान भेजेंगे। निरंजन ज्योति जो दूसरी मंत्री हैं, उन्होंने कहा था दिल्ली के चुनाव में, तो रिकॉर्ड है, को हम आपके भी चैनल पे चला है, कि जो हमें वोट दे रहे हैं वो रामजादे हैं, बाकी हरामजादे हैं। और अब तीसरा बयान अमित शाह जी का है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनसे शोभा नहीं लगता। कोई क्षेत्रीय पार्टी थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, चुके जो नेशनल मेन स्ट्रीम की पार्टी है, उनसे हम कल त्यागी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के काम पर रेफरेंडम था, मेरा सवाल सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के काम पर रेफरेंडम था, तो नीतीश कुमार के काम पर फोकस क्यों नहीं किया गया? क्यों लालू की छवि, लालू की छाया उन पर हावी हो गई और नीतीश कहीं ना कहीं गुम से दिखाई दिए मुझे इस पूरे 4 चरणों में? देखिए, ये चुनाव नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के दोनों के मॉडल के बीच में और बिहार के विकास को लेकर के चल रहा था। उसी बीच में अगर भागवत जी का बयान नहीं आता तो ये जाति पर आधारित नहीं होता। और हम कुछ छिपाना नहीं चाहते आपसे, हम भी, आरजेडी भी और कांग्रेस पार्टी भी प्रो रिजर्वेशन पार्टी हैं। ये हमें संविधान में दी गई व्यवस्था है
और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और चुनाव के बाद भी रिपीट करूंगा। ठीक है। इसके लिए ये जो गरीब जातियां हैं अब जान भी देंगी, ठीक है। लेकिन इस संविधानिक अधिकार को अपने से हटने नहीं देंगे। सुधांशु जी, मुझे एक बात बताइए, मैं खुद बिहार घूमा हूं और मैंने इस बात को महसूस किया है कि कई इलाकों में लोग नीतीश के काम से खुश थे, खासकर सड़कों को लेकर, साइकिल योजना को लेकर। महिलाओं में खुशी थी कि उनकी बच्चियां जो हैं वो स्कूल जाने लग गई इन्हीं साइकिलों की वजह से। सड़क, बिजली, ये तमाम मुद्दे जो हैं बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे। कितना अच्छा होता, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का विकास मॉडल, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का विकास मॉडल, और इनमें लड़ाई होती। मगर हो क्या रहा था, गिरिराज सिंह सामने आ रहे थे और अब योगी आदित्यनाथ। कितना अच्छा होता कि विकास में जंग होती, मगर जंग ऐसी हुई नहीं। मैं क्यों ना मानूं, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी भी है, या बीजेपी ही है? अभिसार जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। काश ऐसा होता और यह आत्मविश्वास नीतीश कुमार जी के साथ होता तो वो लालू यादव के कंधे पे सवार नहीं होते। तो होती सुशासन के बाबू के बीच की लड़ाई और विकास और सुशासन के प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच की लड़ाई। आपने बिल्कुल कहा, चुनाव से पहले ही मैदान साफ हो गया था। जब पटना की रैली में लालू यादव जी बाद में बोले, नीतीश कुमार जी पहले बोले, नेता कौन है साफ हो गया। एक और उक्ति देना चाहूंगा इन लोगों के बारे में। आपको पता है कि महाभारत में कथा आती है कि धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाया था। गले लगाने के लिए नहीं, उसको मसलकर मारने के लिए। तो ये धृतराष्ट्र आलिंगन है लालू प्रसाद यादव जी त्यागी जी, और जवाब नीतीश दीजिए। कुमार जी के बीच में। त्यागी, कौन जवाब गले दीजिए, मिलकर क्या ये किसको आलिंगन खत्म करेगा धृतराष्ट्र आगे और भीम का है? जाकर, जो कि उस मतलब कम से कम ये तो मान गए हैं कि नीतीश कुमार भीम है, मान गए हैं कि आप सुधांशु जी? जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे वह युक्ति है कि गला लगाया गया था खत्म करने के लिए, वही भाव है यहाँ पर। ठीक है, जिसको एक उक्ति होती है ना, धृतराष्ट्र आलिंगन, वह कर रहा है इस समय आरजेडी और जेडीयू के बीच में। त्यागी साहब, जवाब दीजिए इस बात का। अभिसार जी, ये गठबंधनों का दौर है। दो तरह के गठबंधन हैं, प्री पोल गठबंधन, पोस्ट पोल गठबंधन। प्री पोल गठबंधन में कम से कम ये ईमानदारी होती है कि वो जनता के सामने अपनी शक्ल और प्रोग्राम लेके जाते हैं। हमारे मित्र की पार्टी ने पोस्ट पोल अलायंस किया है जम्मू कश्मीर में। पीडीपी का घोषणा पत्र है सेल्फ रूल का, ग्रेटर कश्मीर, जहां पे भारत की मुद्रा भी नहीं चलेगी एंड दोनों यूनाइटेड कश्मीर एक हो जाएंगे, और जहां हिंदुस्तान का सिक्का भी नहीं चलेगा। इन्होंने पोस्ट पोल अलायंस उस पार्टी से किया, और जब से किया है तब से पाकिस्तान के झंडे नहीं, आईएसआईएस के झंडे लग रहे हैं। तो ये तो अलायंस का दौर है। हम लालू जी के साथ करते हैं, जिनके साथ हम 40 साल से थे। ये 60 साल से जिनको गाली दे रहे थे, ये उनके साथ करते हैं। फर्क यही है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी साहब और सुधांशु त्रिवेदी। तो एक तरह से किसमें कितना है दम, इसके लिए महज 80 घंटे से कुछ ऊपर का वक्त रह गया और एबीपी न्यूज इस सियासत की हर बारीकी आप तक पहुंचा रहा है पिछले कई दिनों से, और अब आने वाले 80-84 घंटे भी बहुत अहम होने वाले हैं। एबीपी न्यूज के साथ आप लगातार बने रहिए।